वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। अधमरी हालत में था। उस हरे रंग की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 149 घमंडी। अब तक तिमिर जवाब में बोला, समझ गया अबू, समय चलो। मैं यहाँ की बहुत चीजों के बारे में जानता हूँ। मैं तुम्हें उन सब के बारे में बताऊंगा और तुम्हें सब जगह घुमाऊंगा। तिमिर की बात सुनते ही समय के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आईं। उसने बेला का कोट मुट्ठी में भर लिया। इस बड़बोले लड़के के साथ वो कहीं नहीं जाना चाहता था। अब आगे तिमिर ने समय का रिएक्शन देखा। उसे ना जाने क्यों लगने लगा था समय को उससे डर लग रहा है। तिमिर ने मासूमियत से कहा, अरे डरो मत, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चॉकलेट और कैंडी भी दूंगा। तिमिर की बात सुनकर जहां बेला असमंजस में पड़ गई, वहीं समय तिमिर को ऐसे देखने लगा जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। बेला ने समय के गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, बेबी, क्या तुम्हें सच में है तिमिर से डर लग रहा है? उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक अच्छा बच्चा है। फ्यूचर में तुम दोनों क्लासमेट बनोगे और हो सकता है आगे चलकर तुम दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाओ। बेला की बातें सुनकर समय का प्यारा चेहरा काला पड़ गया। उसे भला इस छोटे से लड़के से डर क्यों लगेगा? ये लड़का बड़ा ही स्वप्नदर्शी था। समय ने तिमिर को घूरा और कहा, चलो बाहर चलते हैं। समय की बात सुनकर तिमिर खुश हो गया। वो समय को और करीब से जानना चाहता था, क्योंकि उसने समय के बारे में जो बातें बिन और शेलिना के मुंह से सुनी थी वो उसे काफी दिलचस्प लगा था। समय के पीछे तिमिर ऑफिस से बाहर आया। समय चुपचाप अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले धीरे धीरे चल रहा था। उसकी मूवमेंट हल्की आलस और उदासी से भरी हुई थी। हालांकि इसके बावजूद वो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था। तिमिर समय को गौर से ऑब्जर्व करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। काफी वक्त तक चलने के बाद तिमिर एकदम से रुक गया। अपनी पूरी जिंदगी में ये पहली बार था जब तिमिर इतने वक्त तक लगातार शांत रहा था, वरना हर वक्त कुछ ना कुछ बोलना उसकी आदत थी। तिमिर ने नाक सिकोड़ कर कहा, हे रुको, तुम इतने शांत क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? समय रुक गया। उसने पलट कर तिमिर को देखा, जो अपने कमर पर हाथ रखे उसे ही घूर रहा था। समय ने शांति से कहा, मुझे क्या बोलना चाहिए? तिमिर ने जवाब में आह भरते हुए कहा, ओफो, अब ये भी तुम्हें मैं ही बताऊं कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। कितने अजीब हो तुम। वैसे अजीब तुम्हें होना भी चाहिए। खैर छोड़ो, क्या तुम्हें चॉकलेट और कैंडी पसंद है? आह, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। चॉकलेट और कैंडी किसे पसंद नहीं होता? रुको, मैं तुम्हें देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे हैं। समय ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो बस शांति से तिमिर को देख रहा था, जो खुद ही खुद के सवालों का जवाब देते हुए अपना पैकेट टटोलकर चॉकलेट और कैंडी ढूंढ रहा था। तिमिर ने एक डार्क चॉकलेट और कैंडी समय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, मॉम ने मेरे लिए ये स्विट्जरलैंड से मंगाया है, बहुत टेस्टी है। वैसे मैं ये किसी के साथ शेयर नहीं करता, मगर क्योंकि तुम मैडम रिचर्ड के बेटे हो इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उन्हें एडमायर करता हूँ। बड़ा होकर मुझे भी उनकी तरह आर्मामेंट इंजीनियर बनना है, पावरफुल वेपन्स डिजाइन करना है, गन्स बनना है। समय ने खामोशी से तिमिर की सारी बातें सुनी, मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा और ना ही तिमिर के हाथ से चॉकलेट और कैंडी लिया। तिमिर ने पूछा, तुम ये ले क्यों नहीं रहे हो? मुझे ये नहीं चाहिए। अरे पर क्यों नहीं चाहिए? ये बहुत टेस्टी होता समय, एक बार ट्राई तो करो। तिमिर के बार बार इंसिस्ट करने के बाद भी समय ने उससे चॉकलेट और कैंडी नहीं लिया। वो पलटा और बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। तिमिर को आंखें सिकुड़ गई। वो दुबई का क्राउन प्रिंस था। आज से पहले किसी ने उसे ऐसे नजरअंदाज नहीं किया था जैसे समय कर रहा था। तुम बहुत घमंडी हो, मगर घमंडी लोग मुझे पसंद है। फ्यूचर में हमारी खूब जमेगी। हम दोनों मिलकर यहाँ के बच्चों को बुली करेंगे और सबको घमंड दिखाएंगे। तिमिर धीरे से बुदबुदाया और फिर उसने समय के पीछे जाते हुए कहा, हे समय, रुको मेरे लिए, मैं भी आ रहा हूँ। गार्डन में आने के बाद तिमिर की नजर समय पर गई, जो किसी काले सूट वाले इंसान के ठीक सामने खड़ा था। तिमिर उन लोगों के पास आया।
उसने गौर से समय के सामने खड़े इंसान को देखा और वो जल्दी ही उस इंसान को पहचान गया। तिमिर ने कहा, मिस्टर रावत आप यहाँ। तिमिर का सवाल सुनकर रावत ने उसकी तरफ देखा। रावत थोड़ी देर पहले ही वहां आया था और आते वक्त समय उसके रास्ते में आ गया था। रावत ने सोचा था समय खुद उसके रास्ते से हट जाएगा, मगर समय उस जगह से हटने को तैयार नहीं था। शायद वो रावत के हटने का इंतजार कर रहा था। रावत ने सिर हिलाकर कहा, मैंने सुना बॉस यहाँ है तो मैं उनसे मिलने चला आया। वैसे क्या ये लड़का आपका नया दोस्त है? तिमिर ने जवाब में हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ ये मेरा दोस्त। समय ने तिमिर की बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। खुद को जबरदस्ती मुझ पर थोपना बंद करो। समय की बात जहाँ तिमिर ने मुंह बन लिया, वहीं रावत की आंखें दिलचस्पी के साथ सिकुड़ गई। ये पहली बार था जब रावत ने किसी बच्चे को तिमिर के साथ ऐसे बर्ताव करते हुए देखा था, वरना हर कोई तिमिर से दोस्ती करने के लिए और उसके करीब जाने के उतावला रहता था। उतावला रहता भी कैसे नहीं। तिमिर दुबई का क्राउन प्रिंस था, यूएई के राजा का इकलौता बेटा। हर कोई उसके करीब आना चाहता था। तिमिर ने कहा, मिस्टर रावत ये समय है। मैडम रिचर्ड का बेटा, आज हम दोनों का एडमिशन होने वाला है। समय, ये मिस्टर रावत है, मैडम रिचर्ड के राइट हैंड मैन। समय का इंट्रोडक्शन सुनते ही रावत ने समय का रास्ता खाली कर दिया। उसकी की हैरानी अब एडमिरेशन में बदल चुकी थी। उसे अपने बॉस के बेटे से यही उम्मीद थी। समय ने अपनी पलकें उठाकर रावत को एक नजर देखा, मगर कहा कुछ नहीं। उसने सिर्फ आलस से अपनी पलकें झुका ली। रावत हल्का झुका और समय की तरफ अपना कार्ड बढ़ते हुए बोला, समय सर ये मेरा कार्ड है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे एक बार कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, समय ने एक छोटा सा जवाब दिया और रावत के हाथ से कार्ड लेकर समय वहां से चला गया। तिमिर ने समय के पीछे जाते हुए कहा, मिस्टर रावत सब लोग प्रिंसिपल ऑफिस में है, ओपरा पैलेस। आधे घंटे बाद कार्तिक अपने स्टडी रूम से बाहर आया। लिविंग एरिया में खड़ी अनुष्का और वर्तिका उसके ही आने का इंतजार कर रही थी। उन दोनों ने सोचा था कार्तिक के साथ विवान भी आएगा, मगर स्टडी रूम से सिर्फ कार्तिक ही बाहर आया था। वर्तिका ने धीमे स्वर में पूछा, डैड विवान कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आया? वर्तिका का सवाल सुनकर कार्तिक ने उसकी तरफ देखा। उसके हैंडसम चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर उसका ठंडा ऑरा उसके खराब मूड को बखूबी प्रदर्शित कर रहा था। कार्तिक ने कहा, वो यहाँ नहीं है, वापस चला गया वो। वर्तिका को कार्तिक की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। भला विवान इतनी जल्दी वापस कैसे जा सकता था, वो भी उससे मिले बगैर। वर्तिका कार्तिक से विवान के बारे में पूछना चाहती थी, मगर कार्तिक का खराब मूड भांपने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कार्तिक से और सवाल करने की। कार्तिक ने अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहा, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मुझे ऑफिस जाना है। वर्तिका और अनुष्का ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो दोनों चुपचाप डाइनिंग एरिया में आ गई। पूरे ब्रेकफास्ट के दौरान डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा पसरा रहा। ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद कार्तिक उठा। उसने अपना ओवरकोट लिया और बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। वर्तिका ने चिंतित नजरों से अनुष्का की तरफ देखा। अनुष्का दी, आपने तो कहा था विवान यही है। वर्तिका का सवाल सुनकर अनुष्का असमंजस में पड़ गई। उसने विवान को कार्तिक के स्टडी रूम में जाते हुए देखा था, मगर वहां से बाहर आते हुए नहीं। अनुष्का ने कहा, विवान सच में यहाँ आया था? आर्या, मैंने उसे मॉम डैड के साथ स्टडी रूम में जाते हुए भी देखा था, मगर उसे बाहर आते हुए मैंने नहीं देखा। शायद वो किसी दूसरे रास्ते से चला गया हो। अनुष्का की बात सुनकर वर्तिका ने उदासी से सिर झुका लिया। वो मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकता है? क्या वो अब भी मुझसे नाराज है? अनुष्का ने वर्तिका के बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो विवान को बहुत लंबे समय से जानती थी, मगर पूरी तरह वो विवान का नहीं जानती थी। कब विवान के दिमाग में क्या चलता था, ये वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती थी। आगे क्या होगा, कहाँ गया विवान, जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, नीच आपको 150 बिमा कार्तिक। अब तक अनुष्का ने कहा, विवान सच में यहाँ आया था? आर्या, मैंने उसे मॉम डैड के साथ स्टडी रूम में जाते हुए भी देखा था, मगर उसे बाहर आते हुए मैंने नहीं देखा। शायद वो किसी दूसरे रास्ते से चला गया हो। अब आगे। अनुष्का की बात सुनकर वर्तिका ने उदासी से सिर झुका लिया। वो मुझसे मिले बगैर कैसे जा सकता है? क्या वो अब भी मुझसे नाराज है? अनुष्का ने वर्तिका के बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो विवान को बहुत लंबे समय से जानती थी, मगर पूरी तरह वो विवान को नहीं जानती थी। कब विवान के दिमाग में क्या चलता था, ये वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती थी। वर्तिका ने थोड़ा सोचकर फिर से विवान का नंबर डायल किया।
कॉल इस बार कनेक्ट हुआ, जिसे देखकर वर्तिका को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। हालांकि जल्दी ही उसकी उम्मीद निराशा में बदल गई। कॉल कनेक्ट हो जरूर रहा था मगर पूरा रिंग होने के बाद खुद ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। कोई दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वर्तिका को धीरे धीरे चिंता होने लगी। उसे बहुत ज्यादा गिल्टी भी महसूस हो रहा था। उसने विवान को गलत समझा था, जबकि असल में उसकी कोई गलती ही नहीं थी। वो तो खुद एक विक्टिम था। वर्तिका फिलहाल जल्द से जल्द विवान से मिलना चाहती थी, मगर विवान से मिलना तो दूर, वो विवान से बात तक नहीं कर पा रही थी। अनुष्का ने वर्तिका की तरफ देखा। उसकी परेशानी उसे भी समझ आ रही थी। अनुष्का ने वर्तिका को समझाते हुए कहा, आर्या, तुम इस बारे में सोचकर ज्यादा परेशान मत हो सकता है विवान किसी काम में बिजी हो। वैसे भी अभी के हालत कुछ ठीक नहीं है, उसे थोड़ा टाइम दो। सब कुछ अच्छे से सोचने और समझने के बाद वो खुद तुमसे कांटेक्ट करेगा। वर्तिका जानती थी विवान खुद उससे कांटेक्ट करेगा, मगर उसने जो किया था उस बारे में सोच उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वर्तिका ने उदासी से कहा, अनुष्का दी, मैंने विवान को ब्लॉक कर दिया था। उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया तो मैंने गुस्से में उसे ब्लॉक कर दिया। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। जिस वक्त मुझे उससे सपोर्ट करना चाहिए था, उसके साथ होना चाहिए था, उसी वक्त मैंने उसे इग्नोर कर दिया। वर्तिका की बातें सुनकर अनुष्का के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वैसे तो वर्तिका 18 साल की ही थी, मगर वो अपने उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा समझदार थी। अनुष्का ने प्यार से कहा, आर्या, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। ज्यादा मत सोचो इस बारे में। वैसे भी तुम्हें पहले सब कुछ पता नहीं था। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम्हारे क्लासेज का टाइम हो गया है, जाकर क्लास अटेंड करो। अगर इस बार अच्छे मार्क्स नहीं आए तो विवान बहुत गुस्सा होगा। क्लास का नाम सुनते ही वर्तिका ने वॉल क्लॉक में टाइम देखा। सच में उसके ऑनलाइन क्लासेज का टाइम हो चुका था। वर्तिका ने अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए कहा, अनुष्का दी, अगर विवान का कॉल आए तो आप मुझे जरूर बताना। मैं क्लासेज लेने जा रही हूँ। अनुष्का ने सहमति में सिर हिला दिया। वर्तिका के जाने के बाद अनुष्का भी अपने बेडरूम में आ गई। उसे अपना लैपटॉप और टैब लेना था। थोड़ी देर बाद अनुष्का बैकयार्ड के सीटिंग एरिया में आ चुकी थी। वहां का व्यू काफी अच्छा था। अनुष्का वहां बैठकर ऑफिस और द साइलेंट हैंड से रिलेटेड कुछ काम खत्म करना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ आई थी। अनुष्का ने अपना काम शुरू ही किया था। उसी वक्त उसका फोन रिंग होने लगा। अनुष्का ने कॉलर आईडी चेक किया। सिद्धार्थ उसे कॉल कर रहा था। अनुष्का ने लैपटॉप ऑन करते हुए कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से सिद्धार्थ ने कहा, बॉस, कोई आपके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सिर्फ आपके बारे में ही नहीं, वो इंसान पूरे सिन्हा फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सिद्धार्थ की बात सुनकर अनुष्का की आईब्रोज संदेह के साथ आपस में जुड़ गई। कौन है वो इंसान? उसका नाम, पहचान, बैकग्राउंड, सब कुछ डिटेल में बताओ मुझे। संचित राठौर नाम है उसका बॉस। मैंने पिछले हफ्ते आपको राठौर इंटरप्राइज के बारे में बताया था ना, जिसके साथ हमारी कंपनी टाइटन प्रोजेक्ट कर रही है। संचित राठौर उसी राठौर इंटरप्राइजेस का चेयरमैन है। विवान सर भी उसे काफी अच्छे से जानते हैं। आपको एक बार विवान सर से इस बारे में बात करनी चाहिए। सिद्धार्थ की बातें सुनकर अनुष्का गहरी सोच में डूब गई। उसके दिमाग में एक साथ अनगिनत बातें चलने लगी। अनगिनत सवाल उठ रहे थे, मगर जवाब किसी भी सवाल का नहीं था। अनुष्का ने कहा, ठीक है, तुम नजर रखना उस इंसान पर। राठौर इंटरप्राइजेस का टाइटन प्रोजेक्ट के लिए इतनी आसानी से मान जाना और फिर संचित राठौर का मेरे और सिन्हा फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करना, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। सिद्धार्थ ने जवाब में कहा, हाँ, अजीब तो मुझे भी लग रही है बॉस। दुनिया की नजरों में आप अब भी एक अंधी लड़की के रूप में जानी जाती हो। किसी को आपकी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, मगर इसके बावजूद राठौर इंटरप्राइजेज ने बगैर ज्यादा सवाल जवाब किए टाइटन प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह दिया था। अनुष्का ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। वापस आने के बाद उसे सिन्हा फैमिली को खुद पर यकीन दिलाने के लिए अंधी होने का नाटक करना पड़ा था, जिसकी वजह से हर कोई उसे अंधी और बेकार समझता था। मगर राठौर इंटरप्राइजेज जैसी वर्ल्ड फेमस कंपनी ने इसके बावजूद उसकी मैनेजमेंट में काम करने के लिए हाँ कह दिया। रॉयल स्कूल, प्रिंसिपल ऑफिस। रावत एक साइड में खड़ा था। वहां आने के बाद बेला ने बस उसकी तरफ एक नजर देखा था। उसके बाद वो दक्ष और बिन से बात करने में बिजी हो गई थी। बेला ने गंभीरता से पूछा, दक्ष, क्या तुम्हें अब तक तुम्हारे बाकी भाई बहन की कोई खबर नहीं मिली? 24 साल हो चुके हैं उस हादसे को हुए। मैंने तो चाली को भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा था।
क्या चाली ने ठीक से तुम्हारी मदद नहीं की? बेला का सवाल सुनकर दक्ष ने अपना सर नामे हिलाते दिया। निराशा और उदासी उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। दक्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, मैडम रिचर्ड, ऐसी बात नहीं है। मिस्टर चार्ल्स ने मेरी पूरी मदद की और अभी भी कर रहे हैं, मगर मेरे भाई बहन को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। वो लोग जहां भी होंगे बहुत सावधान होंगे। बचपन से ही हमें अपने दुश्मनों से छिपने और बचने की खास ट्रेनिंग दी जाती थी। अगर हम चाह ले तो पूरी कायनात एक साथ मिलकर भी हमें हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं ढूंढ सकती है। बेला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दक्ष के इस बात से सच में सहमत थी। दक्ष और उसके गुमशुदा भाई बहन सच में बहुत ज्यादा काबिल थे। पिछले 24 साल से रॉकवेव उन्हें ढूंढ रही थी, मगर अब तक उन्हें उनकी मौजूदगी का एक नामो निशान तक नहीं मिला था। थोड़ी देर तक बेला ने दक्ष से इधर उधर की बातें की। इसी बीच मेहिका, अमन और रुबीना भी वहां आ गए, जो कि दक्ष के छोटे भाई बहन थे। उन तीनों ने बड़ी ही इज्जत के साथ बेला को ग्रीट किया। जवाब में बेला ने मुस्कुराते हुए हल्का सिर हिला दिया। वो पूरे 20 साल बाद इन लोगों से मिल रही थी। बेला ने पूछा, दक्ष कह रहा था तुम तीनों मुंबई जाना चाहते हो? रुबीना ने जवाब में कहा, जी, हमें वहां जाकर अपने भाई बहन को ढूंढना है। प्लीज आप बड़े भाई को समझाओ ना। हम वहां जाकर कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे और ना ही किसी के नजरों में आएंगे। हम तीनों सिर्फ अपने भाई बहन को ढूंढेंगे। बड़े भाई से रुबीना का इशारा दक्ष की तरफ था। वहीं दक्ष रुबीना की बात सुनकर उसे बुरी तरह घूरने लगा था। दक्ष को नहीं लगा था उसकी बहन बेला से ऐसा कुछ कह देगी। बेला ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है रावत, आज के बाद से ये तीनों तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन्हें मुंबई ले जाना और इनकी सेफ्टी का ख्याल रखना पूरी तरह तुम्हारे ऊपर होगा। ओके बॉस। आज पूरे 14 साल बाद बेला से कोई असाइनमेंट लेकर रावत को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसकी बॉस सच में मौत को चकमा देकर वापस आ गई थी। बेला के फैसले से जहां एक तरफ अमन, रुबीना और मेहिका खुश हो गए थे, वहीं दक्ष को ये बात बहुत ज्यादा खटक रही थी। वो अपने भाई बहन को अकेले मुंबई नहीं भेजना चाहता था। रॉकवेव सिटी में वो तीनों ज्यादा सेफ थे। हालांकि क्योंकि बेला ने अपना फैसला सुना दिया था, इसीलिए दक्ष ने अपनी चिंता को अपने अंदर ही दबा लिया था। उसे बेला पर पूरा भरोसा था। एडमिशन प्रोसीजर पूरा करने के बाद बेला, रेयांश और समय, बिन और तिमिर के साथ रेस्टोरेंट चले आए। रावत उन तीनों को मुंबई भेजने की तैयारी में जुट गया था, इसीलिए वो उनके साथ नहीं आया था। रेस्टोरेंट में पहले से ही उन लोगों के लिए प्राइवेट रूम रिजर्व था। सब लोग उसी रूम में आ गए। रॉकवेव सिटी बीतते वक्त के साथ बहुत एक्सपेंड हुआ था। वहां अब वो हर एक सुख सुविधा उपलब्ध थी, जो एक वेल डेवलप्ड सिटी में होता है। नहीं, सिटी नहीं, जो चीजें रॉकवेव सिटी में मौजूद थी, उसकी तुलना यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जैसी कंट्रीज साथ मिलकर भी नहीं कर सकती थी। रॉकवेव सिटी की तुलना किसी आम सिटी से करना उसकी बेइज्जती करने जैसा था। प्राइवेट रूम, सब लोगों ने ब्रेकफास्ट करना शुरू ही किया था। उसी वक्त बेला का फोन तेजी से रिंग होने लगा। बेला ने कॉलर इट चेक किया। तन्मय उसे कॉल कर रहा था। बेला ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से तन्मय ने कहा, मैडम, क्या आप अभी ऑफिस आ सकती है? चेयरमैन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, मगर वो मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। शायद आपको वो कुछ बता दे। बेला ने खाने का पहला निवाला ही उठाया था जब उसने तन्मय की धीमी आवाज सुनी, जिसके पीछे छिपी चिंता वो स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रही थी। बेला ने निवाला वापस प्लेट में रख दिया। उसके माथे पर शिकन की मोटी लकीरें की उभर आई थी। कार्तिक की तबीयत खराब होना दुनिया के 8वें अजीब जैसा था। बेला ने अपनी जगह से उठते हुए बोला, तन्मय, क्या हुआ है कार्तिक को? मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। मैडम, मैं फोन पर आपको सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, आप यहीं आकर देख लीजिए। चेयरमैन ने मुझे आपको इस बारे में बताने से मना किया था। वो तो मुझे चेयरमैन की कंडीशन ठीक नहीं लगी, इसीलिए मैंने छिपकर आपको कॉल कर दिया। ठीक है, मैं आ रही हूँ। एक बार डॉक्टर वैद्य को कॉल कर देना। ओके मैडम। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद बेला ने फोन अपने पैकेट में डाल लिया और रेयांश से कार की मांगी। रेयांश ने की देते हुए पूछा, क्या हुआ है डैड को? मॉम, पता नहीं, वहां